हाँ स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लास्ट पार्ट करवा रहे हैं प्लस वन क्लास में। इसमें दो टॉपिक करवाएंगे हम, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन और जो दूसरा टॉपिक है वो है फार्मूला। तो देखो हमने परसेंटेज काफी बार निकाल रखी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हमें कि जितने हमने ऑब्टेन्ड किए मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100 करके। तो उसी तरीके से अगर मान लो तुम्हें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे कि H2SO4 दे दिया, तो इस H2SO4 को बनाने में कितना पार्टिसिपेट किया है हाइड्रोजन ने, कितना सल्फर ने किया है, इज कॉल्ड इसकी परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ ए एलिमेंट या एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में कितना उस एटम ने पार्टिसिपेट किया, इज कॉल्ड उसकी परसेंटेज कंपोजिशन। अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मास निकालना पड़ेगा इसमें। तो तुम यहाँ पर किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जितने उसके अंदर एटम उनका मास जोड़ के। तो बताओ हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, 2 का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, प्लस सल्फर का मास कितना हो जाएगा। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, प्लस ऑक्सीजन का मास देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मास कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। वो तो भाई 1 का है ना, 4 कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर सल्फर में तो एक ही है ना एटम, मतलब H2 तो है नहीं, आपने 32। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 16 है ना सल्फर का, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो तुमने 16 मास कर दिया। सल्फर का एक एटम है लेकिन एटॉमिक नंबर तो 16 है, मास कितना होता है इसके अंदर 32। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या बताओगे कि देखो ये 16 चौके 64 प्लस 32 प्लस 2, जब सभी चीजों को ऐड करोगे तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 98। अब मान लो आप किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हो, मान लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे भाई, इसने कितना पार्टिसिपेट किया 2 ग्राम का, कितने में 98 में, मल्टीप्लाई बाई 100। आगे ना समझ में। एक एग्जांपल और दे देता हूं, बताओ ऑक्सीजन ने कितना पार्टिसिपेट किया, टोटल तो जी 64 का किया है ना, तो 64 बटे में 98 मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या निकल जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगी। और सल्फर की तुम्हें पता है 32 बटे में 98 इनटू में 100। अब ये चीजें नॉलेज में होने के बाद आपको दूसरा जो टॉपिक है वो है फार्मूला, उसमें यूज हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। तो फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हम किसी भी बच्चे का नाम रखते हैं ना, भाई राहुल, सुमित, या फिर मान लो कोई भी नाम टेक देते हो, तो हम उससे क्या कर देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड तो बहुत सारे हैं। अब ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई ये कंपाउंड लेके आना, कौन सा जिसका व्हाइट सा कलर था, तो लाखों कंपाउंड है जिसका व्हाइट कलर है, तो हम क्या कर देते हैं उनको हमें शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आज किसी भी कंपाउंड का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फार्मूला। लेकिन जैसे बच्चों का 2 नाम होते हैं ना, एक तो रियल नाम होता है और एक घर में नाम बोलते हैं जिसको तुम बोलते हो निकनेम, उसी तरीके से फार्मूले भी 2 टाइप के होते हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे तुम्हारा रियल नाम होता है वो तुम्हें रियल रिप्रेजेंट करता है, निक नाम तुम्हें सिंपली रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेगा, रियल रेशियो के बारे में बताएगा कि भाई इस मॉलिक्यूल में कौन कौन मॉलिक्यूल और कितने परसेंट है। जैसे ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज का नाम सुना होगा सभी ने, तुम बोलते हो इसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है which represent the real ratio between the element। लेकिन अगर हम बात करें इसके एम्पिरिकल फार्मूले की तो क्या कहोगे जी, ग्लूकोज तो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन तो इक्वल अमाउंट में होंगे और जो हाइड्रोजन होगा वो इनसे डबल अमाउंट में होगा। तो जो CH2O बन गया ना, वो क्या हो गया, इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला हो गया किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। आगे बात समझे। तो हम किसी का भी एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये पता लगाना पड़ेगा। तो तुम क्या कहोगे, चाहे ये कुछ भी निकलवाते हो लेकिन हमें एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालना ही पड़ेगा।
तो आपको इंपेरिकल फार्मूला निकलवाने के लिए वो क्या क्या देगा, पहले देखो, पहले सबसे पहले तो वो एलिमेंट देगा कि भी एक कंपाउंड है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है। मैं रफली सा बता देता हूं, मान लो तुम्हें क्या देता है कि ये एक एलिमेंट है जो कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो वो इतना अगले वाला तुम्हें देगा कि इन एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कर लेना है, एलिमेंट्स का नाम लिख लेना है। फिर वो अगले वाला तुम्हें देगा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या देगा भाई, परसेंटेज कंपोजिशन। मान लो आपको दे देता है भाई ऑक्सीजन है वो है 64 ग्राम, जो कार्बन है वो है मान लो तुम्हारे पास है 12 24 12 3 36, यहां पर 32 ग्राम ले लो, क्योंकि टोटल तो 100% होना है। तो जो हाइड्रोजन बचेगी वो कितनी बच जाएगी, ये कितने हो गए भाई, बस 6 3 9 4 2 6 96 हो गए ना, तो यहां पर कितनी बच गई, हाइड्रोजन है 4। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी जाएगी। इससे अगले वाला एटॉमिक मास दे भी सकता है और नहीं भी, ना भी दे तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें याद है कार्बन का मास कितना होता है, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना मास होता है, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन मास कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहां तक तुम्हें गिवन मिलेगा, तो यहां तक तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा ना टेबल में। अब यहां से तुम्हें करना पड़ेगा सबसे पहले रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, 64 बाई 16 और 4 बाई 1। यहां पर काट के देखोगे तो यहां पर क्या आएगा 4, यहां से काट के देखोगे तो 4, यहां पर कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, फिर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास 8 है, 12 छके 72, मतलब लगभग 2.6 के आसपास। करेक्ट है, तुम निकाल के देख लेना। तो तुम्हें यहां पर किसी का भी एम्पिरिकल फार्मूला निकलवाए ना, तो तुम्हें ये टेबल याद रखनी पड़ेगी कि जी एलिमेंट दिए, परसेंटेज कंपोजिशन है दी, एटॉमिक मास है दिया। अगर तुम चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते थे जी, हम सिंबल भी लिख लेंगे, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, तो सिंबल लिख लेना। फिर क्या निकाली हमने, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो एक ही लाइन याद रखने वाली है इन्हें अभी तक। तो दूसरी लाइन याद रखनी पड़ेगी तुम्हें सिंपल रेशियो, कि जी हमें सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा। सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इनमें सबसे छोटी है ना उससे डिवाइड कर देंगे सभी को। सबसे छोटी कौन है, 2.6, तो 2.6 अपॉन 2.6 कट कितना आ जाएगा भाई 1, 4 बाई 2.6, 4 बाई 2.6। मान लो यहां पर काटने के बाद कितना आता है आपका 1.5 आ जाता है, या फिर 1.7 आ जाता है, 9 आ जाता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये पॉइंटों में नहीं आते ना, तुम्हारा न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन अगर पॉइंट में आ गए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब इसको होल नंबर रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। अगर यहां पर तुम्हारी वैल्यू आ जाती है 1.1, तो चेंज करने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1.1 को लगभग किसके को ले लेते हैं, 1 के। अगर आपकी वैल्यू आ जाती है 1.9, तो भी हम किसके को ले लेंगे उसको, 1.9 को 2 के। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1.1 किसके बराबर है, 1 के। 1.9 किसके बराबर है, 2 के। अगर आपका आ जाता है 1.5, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये होल नंबर रेशियो में चेंज होगा। तो यहां पर सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 एकम में 2, यहां पर है 3, यहां पर भी 3। अगर जी यहां पर 1.3 आ जाता तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी यहां पर कितना आएगा, 3.9 ही आएगा। तो मैंने क्या कहा, 3.9 को लगभग किसके इक्वल ले लोगे, 4 के। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, आपको या तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या फिर 3 से, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब जो भी आगे होल नंबर रेशियो है ना, वो यहां पर लिख देना। इसका C क्या कितना है, 2, ऑक्सीजन क्या है 3, हाइड्रोजन क्या है भी 3। ये क्या बन जाता है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। आसान है ना। ठीक है, अब अगले वाला क्या पूछेगा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालें।
तो चाहे मोलिकुलर फार्मूला निकलवाए या इंपेरिकल फार्मूला निकलवाए, मैंने क्या कहा सबसे पहले तुम्हें इंपेरिकल फार्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। अब इंपेरिकल फार्मूला निकालने के बाद जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फार्मूले के बराबर होता है। जहां पर जी n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास करके। चलो इंपेरिकल फार्मूला निकाल कर उसका इंपेरिकल मास तो कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि अभी भी आया था ना, जैसे कि C2O3H3 आया था हमारा, तो हमने क्या किया था, इसका मास ऐड कर दो। इसका मास कितना होता है तुम्हारे पास जी, एक का होता है 12, दो का 24, ऑक्सीजन का 16, 3 48, हाइड्रोजन का 3। तो ये जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एम्पिरिकल मास तो निकल जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला ही पता है, मोलिकुलर मास गिवन मिलेगा आपको, ठीक है। तो मोलिकुलर मास अगर गिवन मिलेगा तो उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। जैसे कि तुमने आज एग्जांपल दिया था ना कि जी ग्लूकोज का जो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH2O। तो वहां पर तुम निकाल के देखोगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो जो तुम्हारे पास मोलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो 6 से अंदर से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये था इनके बीच में रिलेशनशिप। अब वैसे तो हमारे पास यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पहले करवा चुके थे। अगर आप इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके अंदर देखना चाहोगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन को हम जब बैलेंस कर देते हैं तो आगे वाले जो कोफिशिएंट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर या फिर कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखनी है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट, बस REAGENT। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जांपल दे देता हूं, मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो तुम्हारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। तो जी पहले इसको बैलेंस कर देते हैं हम, यहां पर इसके आगे 2 आ जाता है, यहां पर इसको 2 कर देते हैं, तो हमने बैलेंस कर दिया, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनते हैं। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई क्या देता है जी, हमारे पास 64 ग्राम तो क्या है, ऑक्सीजन है, और 4 ग्राम कौन है, हाइड्रोजन है। तो बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तुम क्या देखोगे जी, वाटर के फार्मूले में ऑक्सीजन का मास कितना आता है, 16, और हाइड्रोजन का मास कितना आता है, 2। इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन को कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 2। 32 ग्राम को 4, 16 चौके 64, 4 गुणा कर दिया ना ये ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन भी तो 4 गुणा होने चाहिए। मतलब ये कितनी होनी चाहिए तुम्हारे पास, 16 चौके 64 है तो ये 8 ग्राम होनी चाहिए। 16 के लिए 2, 32 के लिए 4, तो 64 के लिए कितना हो जाएगा, और डबल कर दो, 8 ग्राम होनी चाहिए। क्या 8 ग्राम हाइड्रोजन है, नहीं ना। तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो सारी यूज हो चुकी है, बचेगी कौन, ऑक्सीजन। तो सारी कंप्लीटली यूज कौन हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ ना, तो इसको क्या बोल देंगे हमें, लिमिटिंग रिएजेंट। समझा। तो the reactant which completely convert into product are called limiting reagent। तो ये थी बेटा हमारी यूनिट। इसके अंदर हम जो बैलेंसिंग छोड़ के जा रहे हैं ना, वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन में आएगी, एक नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे आपको, जो कि बहुत ही इजी मेथड होगा।